सो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का टॉपिक समझेंगे कि प्रोटीन्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. कंपैरेटिवली easier topic, just understand the way I am making you understand. Right, so protein is something which is very common nowadays. We hear a lot about protein and we know that our body has protein. All foods that we eat, right, also has protein, and everyone will tell to eat food that has a good amount of protein, because protein is a healthier energy source. So nowadays you will see that people go to gym and gym jaake and then they will take protein shake to get healthy energy, right? So you can also see protein bars, protein shakes, eggs have protein, right? So प्रोटीन इज़ इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी है और हम जो खाते हैं उसी में से हमें मिलता है. प्रोटीन क्या है वो हम थोड़ा और अच्छे से अभी समझते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन्स आर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स है दैट आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड हैज़ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रोल्स टू प्ले इन आवर बॉडी. सो इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे फैट्स है, उसी तरीके से प्रोटीन भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड्स उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमाइनो एसिड्स के जॉइन होने से बनते हैं. इनके अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं एंड हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस प्रोटीन से होते हैं. Their diversity principally reflects variations in their length and amino acid sequences. अब अलग अलग प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, उनके वेरिएशंस कैसे बनते हैं, ये डिपेंड करता है लेंथ, मतलब कि प्रोटीन का लेंथ, सीक्वेंस अमाइनो एसिड का कितना है. हो सकता है कोई प्रोटीन में 3 अमाइनो एसिड है, हो सकता है कोई प्रोटीन में 4 अमाइनो एसिड है या फिर 10 अमाइनो एसिड्स हैं. और अमाइनो एसिड्स किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज्ड है उसके बेसिस पे प्रोटीन्स के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. द लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिंग ऑफ एनी प्रोटीन will fold into only one or few closely related 3-dimensional shapes called conformations. Now what are conformations? Conformations क्या होते हैं? यूजुअली प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं. एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से एक पूरा लीनियर सीक्वेंस बनता है. और ये जो लीनियर सीक्वेंस अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बनता है, ये अलग अलग तरीके से फोल्ड हो सकता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए. जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम आगे समझने ही वाले हैं. तो फिलहाल के लिए जस्ट इतना समझो कि जो लीनियर अनब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग तरीके से उनकी फोल्डिंग हो जाती है ताकि जो भी स्ट्रक्चर है वो और कॉम्पैक्टली अरेंज हो सके. इनको कॉन्फॉर्मेशंस बोलते हैं. या तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड कन्फर्मेशन, या फिर कन्फर्मेशन को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक प्रोटीन बनाने के लिए किस तरीके से एटम्स एक स्पेस में अरेंज हो जाते हैं, इसको भी हम कन्फर्मेशन बोल सकते हैं. The conformation of a protein together with the distinctive chemical properties of its amino acid side chains determines its function. So प्रोटीन का जो conformation है और जो भी अमाइनो एसिड उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में गया है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन क्या काम करेगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. कुछ प्रोटीन्स हमारी मसल की प्रोटीन्स अलग होती है, स्किन प्रोटीन्स अलग होती है. तो कौन सा अमाइनो एसिड है और उस अमाइनो एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे प्रोटीन का फंक्शन डिसाइड होता है. सो ज़्यादातर प्रोटीन्स को हम ब्रॉडर फंक्शनल क्लासेस में तो क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, राइट. सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स
क्या होते हैं? दीज डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट एंड गाइड्स इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनल्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या करते हैं? एज द नेम सजेस्ट, ये सेल का शेप डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट एंड गाइड्स इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनल्स। और जो भी मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनल है उसका मूवमेंट इनसाइड कैसा होगा वो डिटरमाइन करता है। Second is scaffold proteins. So what are scaffold proteins? These brings other proteins together into ordered array to perform specific functions more efficiently. अब scaffold protein क्या करते हैं? Scaffold proteins जो है कि और दूसरे सारे proteins को एक साथ लेकर आते हैं, एक ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज करते हैं ताकि स्पेसिफिक फंक्शन ये प्रोटीन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक कोई एक बंदा है जो सारे अलग अलग फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है और फिर उनको एक पर्टिकुलर काम करवाता है। ठीक है, थर्ड इज एंजाइम्स। एंजाइम्स इज वेरी कॉमन एंड वी ऑल ऑलरेडी नो दैट दीज आर प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शंस। So then the next protein is membrane transport proteins. As the name suggests, ये ऐसे proteins हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करते हैं। So they permit the flow of ions and molecules across cell membranes. So जो भी membrane होता है सेल का, उसके आर पार उसके थ्रू जो भी आयन्स और मॉलिक्यूल्स है वो गुजर सके उसमें मदद करते हैं। Then are the regulatory proteins. These acts as signals, sensor and switches to control activities of cell by altering the function of other proteins and genes. अब regulatory proteins का क्या काम होता है? ये सिग्नल, सेंसर या फिर उन रिमोट कंट्रोल स्विचेस की तरह काम करते हैं जो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं ज़रूरत पड़ने पे प्रोटीन के फंक्शन और जीन्स के फंक्शंस को भी ऑल्टर कर सकते हैं। मोटर प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग अदर प्रोटीन्स, ऑर्गेनल्स, सेल्स, इवन होल ऑर्गेनिज्म। सो हाउ कैन मोटर प्रोटीन्स हेल्प? मोटर प्रोटीन्स जो है एज द नेम सजेस्ट ये मूवमेंट में मदद करते हैं। मूवमेंट किसकी? प्रोटीन्स की मूवमेंट, ऑर्गेनल्स की मूवमेंट, सेल्स की मूवमेंट या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में मोटर प्रोटीन्स मदद करते हैं। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ओके, नाउ द मेन क्लासिफिकेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ बेसिकली द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रोटीन में। तो वो 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसमें अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस होता है, मतलब सारे अमाइनो एसिड 1 by 1 लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। ठीक है, देयर इज़ नो फोल्डिंग। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज folding of the polypeptide chain into local alpha helix and beta sheets. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप 2 टाइप्स देख सकते हो, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा शीट। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम और डिटेल में समझने ही वाले हैं, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। देन थर्ड इज टर्शरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स टुगेदर विथ वेरियस लूप्स एंड टर्न्स पैक इनटू इंडिपेंडेंट स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आप देखते हो उससे एडवांस्ड टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें और भी ज़्यादा लूप्स और टर्न्स होती है और प्रोटीन और एफिशिएंटली पैक होता है।
Quaternary structure is where the secondary structure elements together with various loops and turns pack into independent stable tertiary structure. तो जो भी secondary structure है वो tertiary structure की comparison में भी और ज़्यादा उसमें loops और turns आते हैं और ये अलग अलग अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स सब मिलके एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाता है. So let us understand each of this type of level of organization in more detail. Right, so what is primary structure? Primary structure is where the proteins are polymers constructed out of 20 different amino acids. Now you know that there are total 20 types of amino acids, right? ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं ये अलग अलग तरीके से प्रोटीन अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं. तो इसलिए प्रोटीन को पॉलीमर कहा जाता है. पॉलीमर क्या है? वो जो किसी एक सब यूनिट किसी एक यूनिट के अलग अलग नंबर्स में मिलने से बनता है. तो अमाइनो एसिड अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर में जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं. राइट, सो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन लीनियर अनब्रांच चेन्स बाय कोवेलेंट अमाइड बॉन्ड्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं. इनको जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? तो वो बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. सच बॉन्ड which joins two amino acids together is called a peptide bond. The first primary structure determined was insulin in the early 1950s. You know that प्रोटीन का सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन जो है उसमें देखा गया था जो 1950s के ईयर में था. A short chain of amino acids is called an oligopeptide or peptide. तो अगर ये अमाइनो एसिड चेन जो लीनियर सीक्वेंस में बना है वो छोटा है 20 to 30 अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बना है तो उसको ओलिगोपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड बोलते हैं. एंड अ लॉन्गर चेन इज रेफर्ड टू एज पॉलीपेप्टाइड. अगर ये चेन जो बना ये बहुत लंबा बना जैसे कि 200 to 500 अमाइनो एसिड्स के जॉइन होने से बना तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. The longest protein is a muscle protein called titin. It can be 34,000 residues long. Now जो सबसे longest protein है वो एक muscle protein है जिसको titin बोलते हैं and ये कम से कम 34,000 amino acids के जुड़ने से बना है. Okay, so in very simple way primary structure is basically joining of all the different amino acids in linear sequence. So for example जैसे यहाँ पे बताया है HIS मतलब हिस्टिडीन, VAL मतलब वैलिन, LYC मतलब लाइसिन, MET मतलब मिथियोनिन. सो ऑल ऑफ दिस 1 बीड्स आर 1 अमाइनो एसिड्स. ये जो आपको एक बीड्स देख रहे हैं ये सारे एक अमाइनो एसिड है और ये एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में वन आफ्टर द अनदर जॉइंट है. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. और जो पेप्टाइड बॉन्ड की हम बात कर रहे थे वो बनता है कहाँ पे? ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है. इन दोनों अमाइनो एसिड के CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप, NH मतलब अमाइड ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. राइट, सो ऑल दी अमाइनो एसिड्स, ये जितने भी अमाइनो एसिड्स एक साथ जुड़े हैं हर एक अमाइनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं. सो व्हेन आई से अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? You have to remember beads in a necklace. You know how a necklace is? एक मोती की माला कैसी होती है? बस that you have to remember for the structure of primary structure of protein. It is like beads in a string. तो एक नेकलेस में जिस तरीके से या फिर मोती की माला में जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मोती अरेंज्ड होते हैं
Remember every moti as one amino acid, and every amino acid is joined together with the help of a peptide bond. This is primary structure. Now the point is that why do we need अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? हमें दूसरे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? उसका सिंपल आंसर है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सपोज करो कि कोई मोती की माला है और वो बहुत लंबी है, 34,000 मोती उसमें लग रहे हैं, लेकिन आप उस एक माला को कितना ज़्यादा स्पेस चाहिएगा अगर आप उसे ओपन रखते हो तो आपको चाहिए कि कम स्पेस में अच्छे से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए हमें ये अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आप देखोगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही जो माला है, यही जो लीनियर सीक्वेंस है, इसमें फोल्डिंग आ जाती है। फोल्डिंग क्यों आती है? क्योंकि ये जो फोल्डिंग है ये इन प्रोटीन्स को और एफिशिएंटली कम स्पेस में पैक करेगा, ठीक है? तो मेन मोटो ये होता है कि कितना भी बड़ा प्रोटीन हो उसे सबको कंपैक्ट करके एक छोटे से स्पेस में लाके और फोल्ड करके रखना है और उसका एफिशिएंट यूज़ करना है, ठीक है? सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. So what are secondary structure? These are stable spatial arrangements of segments of a polypeptide chain held together by hydrogen bond. Now in the secondary structure what you will see that the polypeptide chain that is formed because of joining of amino acids are now joined together to each other with the help of a bond, and this important bond is called hydrogen bond. अब क्या देखोगे कि जो हमारी चेन बनी थी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो अब एक दूसरे के साथ, ये चेन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे किसकी मदद से? एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड की मदद से, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कहाँ बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम. हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बनता है. द प्रिंसिपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. दो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर हम समझेंगे. एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा शीट्स. In an average protein, 60% of the polypeptide chain exists as alpha helices and beta sheets. तो आप कोई भी प्रोटीन की बात कर लो, ठीक है, ज़्यादातर 60 to 70% प्रोटीन्स का अरेंजमेंट हमेशा अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ये एफिशिएंट पैकिंग होती है और इसके लिए आप ज़्यादातर प्रोटीन्स को इन्हीं फॉर्म में देख सकते हो. अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर मेजर सपोर्टिव एलिमेंट इन मोस्ट प्रोटीन. सारे ही प्रोटीन में अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स आप देख सकते हो क्योंकि ये मेजर सपोर्टिव एलिमेंट होता है. तो दिस इज़ बेसिकली 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. But let us not go into this right now. We will move into the understanding of कि alpha helix क्या है और beta sheets क्या है. Okay, so the alpha helix. Alpha helix is what? It forms a spiral structure folded in which carbonyl oxygen atom of each peptide bond is hydrogen bonded टू अमाइड हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अल्फा हेलिक्स एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है. ठीक है, कुछ इस तरीके से एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है. ठीक है, इन विच कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, मतलब यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनिल का ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड, इज हाइड्रोजन बॉन्डेड. सो ये जो बीच में बॉन्ड बनता है कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड है, इज बॉन्डेड टू अमाइड हाइड्रोजन एटम. अमाइड इज व्हाट? NH. ठीक है, तो अमाइड का जो H है उसके साथ कार्बोनिल का O है
उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे NH में जो H है और कार्बोनिल में जो O है उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। NH में जो H, कार्बोनिल में जो O है उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, राइट। सो इट इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग, which bonding? Hydrogen bonding between what? Between oxygen of carbonyl and hydrogen of amide. And all amino and carboxyl group are hydrogen bonded except at the very beginning and end of the helix. तो सारे ही कार्बोनिल ग्रुप और सारे ही NH ग्रुप के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही है, और जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइरल हो जाता है। एंड बट दो जगह पे नहीं होती है ये बॉन्डिंग, एक तो चेन स्पाइरल चेन के स्टार्टिंग में और स्पाइरल चेन के एंड में। तो स्टार्टिंग में और एंड में आपको ये बॉन्डिंग नहीं दिखेगी, लेकिन बीच के पूरे स्ट्रक्चर में ये बॉन्डिंग आपको दिखेगी। और ये इस तरीके से क्योंकि बॉन्डिंग बन जाता है, तो जो स्ट्रेट चेन होता है वो स्पाइरल बन जाता है, क्योंकि बीच बीच में बॉन्डिंग्स हो जाती है, ठीक है। द कंप्लीट टर्न ऑफ द स्पाइरल टेक्स प्लेस एट एवरी 3.6 रेसिड्यू। ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है और ये तीसरा टर्न है। इस तरीके से कंटिन्यूसली स्पाइरल में टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक टर्न बना, ठीक है, ये एक टर्न 3.6 रेसिड्यू पे होता है। 3.6 मतलब 3.6 रेसिड्यू मतलब 3.6 अमाइनो एसिड पे ये एक टर्न पूरा होता है। तो एक अल्फा हेलिक्स जिसमें 36 अमाइनो एसिड्स हैं, सपोज कर लो एक अल्फा हेलिक्स है जो 36 अमाइनो एसिड्स से बना है, उसमें कम से कम 10 टर्न्स होंगे एंड वो 5.4 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो 10 टर्न्स होंगे, हर एक टर्न 3.6 रेसिड्यू के कंप्लीशन पे बनता है, और इसमें टोटल 36 अमाइनो एसिड्स लगते हैं, और ऐसा चेन 5.4 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब 0.4 नैनोमीटर पर टर्न लेंथ होती है। The folding and hydrogen bonding leads to a tubular structure called helix. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से ये फोल्डिंग हो जाती है, एक टाइप की फोल्डिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि दूर दूर के O और H एक दूसरे से बॉन्ड कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल बन जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को इसके लिए हेलिक्स बोलते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक प्रोटीन का है, ये अल्फा हेलिक्स फॉर्म में है। तो अल्फा हेलिक्स याद रखने के लिए आप लोग क्या ध्यान में रख सकते हो, जैसे रिबन्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है रिबन्स, अगर आप रिबन को इस तरीके से मूवमेंट करोगे तो यू विल सी दैट रिबन विल बिकम स्पाइरल, right? So that ribbon is your alpha helix. You can remember this as an example. ठीक है? So what was extra in alpha helix? हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स थे और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स जो चेन था वो तो है ही, अमाइनो एसिड्स है ही, और हर अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड भी है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक और बॉन्ड ऐड हो गया जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कार्बोनिल के O के बीच में और NH के H के बीच में। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी वजह से फोल्डिंग हो जाती है और एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। I hope this is clear to you. Okay, now let us go into the understanding of what is the beta sheet. So beta sheet consists of laterally packed beta strands. बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं बहुत सारे, और ये बीटा स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ लेटरल अरेंजमेंट में होते हैं, इनको बीटा शीट्स बोलते हैं।
ईच बीटा स्ट्रैंड इज अ शॉर्ट 5 to 8 रेसिड्यूज। हर एक बीटा स्ट्रैंड में 5 से 8 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। नियरली फुल्ली एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन बैकबोन एटम्स इन सेपरेट बट एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड्स। अब बीटा स्ट्रैंड्स में, बीटा शीट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट कहाँ होती है? दो बीटा स्ट्रैंड के बीच में होती है, एंड दीज आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली टू द चेन ऑफ बैकबोन एटम्स। और ये जो भी बीटा स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के साथ लेटरली अरेंज्ड होते हैं, और बॉन्डिंग जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। Two or more beta strands align into adjacent rows which form a two-dimensional beta pleated sheets। तो एक बीटा स्ट्रैंड हो या दो बीटा स्ट्रैंड्स हो, वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट रो में अलाइन हो जाते हैं, तो एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। इन बीटा शीट्स एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड्स कैन बी ओरिएंटेड इन ऑल्टरनेटिंग ऑपोजिट और इन सेम पैरेलल। Okay, let us understand this with the help of this diagram. Okay, so see, this is basically one beta sheet, and this that you see, this is one beta strand, this is second beta strand, and this is a two-dimensional structure, so you are not able to basically differentiate कि ये एक बीटा स्ट्रैंड है, ये दूसरा बीटा स्ट्रैंड है, और ये दोनों बीटा स्ट्रैंड जो है वो लेटरली अरेंज्ड है, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर बॉन्डिंग बन रही है। कौन सी बॉन्डिंग बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है NH के H के बीच और CO के O के बीच। ठीक है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ शीट ऑफ पेपर. Now what I am doing is I am folding it. Okay. For example, I have folded this sheet and you can see this type of structure. I hope this becomes visible. This is one beta strand. This is second beta strand. Okay. Third beta strand. This is your फोर्थ बीटा स्ट्रैंड। ओके, इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया था मैंने। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस। दिस इज वन बीटा स्ट्रैंड, दिस इज सेकेंड बीटा स्ट्रैंड, और दोनों बीटा स्ट्रैंड एक दूसरे से लेटरल अरेंजमेंट में है, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट में है, और जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे आमने सामने बनती है, मतलब परपेंडिकुलर बॉन्डिंग बनती है CO के O के बीच में और NH के H के बीच में। तो इस तरीके से बीटा शीट अरेंज्ड होता है। यही स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिखाया है, बट आपको वो क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है तो समझ नहीं आएगा, बट आई होप दिस मेक्स क्लियर दैट this is how beta strands are arranged. This is one beta strand, this is second beta strand, and these strands gets bonded to each other, and this makes the beta sheet, right? So this is one beta sheet, right? So what was the difference between primary structure and beta sheet? Primary structure में linear arrangement था, सिर्फ एक बॉन्ड था, वो पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे जो लीनियर अरेंज्ड अमाइनो एसिड है उसमें अगेन फोल्डिंग आ जाती है। दिस टाइप ऑफ फोल्डिंग इज देयर, राइट? दिस इज वन फोल्डिंग, दिस इज सेकेंड फोल्डिंग, राइट? तो फोल्डिंग आ जाती है, और ये फोल्डिंग आती है क्योंकि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं आमने सामने वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये बीटा शीट फॉर्मेशन दिखता है। अल्फा हेलिक्स में अलग तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, तो स्पाइरल बन जाता था, राइट? दिस इज हाउ इट इज। दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज बिट्स इन अ स्ट्रिंग, यानी नेकलेस फॉर्मेशन। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से बॉन्डिंग की वजह से अल्फा हेलिक्स बन जाता है, और यही प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ पैरेलल में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीटा प्लीटेड शीट्स बन जाते हैं, और वही शीट्स है जो यहाँ पे बताए हैं। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताइए, NH
के H और कार्बोनिल ग्रुप के O के बीच में। और ये जो अल्फा हेलिक्स है यहाँ पे स्पाइरल अरेंजमेंट बताया, जिसमें बताया कि NH का H और CO का O किस तरीके से बॉन्ड कर जाता है। तो है चीज सेम ही, लेकिन अलग अलग तरीके से फोल्डिंग हो जाती है ताकि वो और एफिशिएंटली पैक कर सके। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में एक और स्टेटमेंट बोला था कि इन बीटा शीट्स adjacent beta strand can be oriented in alternate opposite anti parallel direction और in the same direction। तो ये जो बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, एक बीटा स्ट्रैंड और दूसरा बीटा स्ट्रैंड, ये या तो पैरेलल डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो एंटी पैरेलल हो सकता है, एक स्ट्रैंड नीचे जा रहा है तो एक स्ट्रैंड ऊपर जा रहा है। होगा पैरेलली, लेकिन कैसा कि एक दोनों स्ट्रैंड एक में दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक में दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ बीटा शीट्स इज फॉर्म्ड। नाउ ओके, दिस फिगर इज ऑल्सो सेम, लेट इज नॉट गो इनटू दिस। ओके, नाउ व्हाट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? और टर्शियरी प्रोटीन इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। तो हमने समझा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। एडिशन क्या हुआ दोनों में कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता था अलग अलग तरीके से, ताकि अलग अलग तरीके से फोल्डिंग हो जाती थी। ठीक है, तो अब यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, इनमें अभी और फोल्डिंग होगी। और फोल्डिंग किसकी मदद से होगी? और ज़्यादा बॉन्ड्स ऐड होंगे। ठीक है, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक हमने 2 बॉन्ड देखे, एक पेप्टाइड बॉन्ड देखा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, वैसे ही अब यहाँ पे आप देखोगे कि बॉन्ड के टाइप्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप कौन से बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर में देख सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो आप देख ही सकते हो। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आप देख सकते हो, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन सल्फर कंटेनिंग साइड चेन्स। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है, इसमें सल्फर साइड चेन्स होते हैं, S होता है, तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं विच इज़ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड चेन्स। सो हियर यू कैन सी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि NH2 होता है अमाइनो, बट जब वो NH3+ होता है तो उसको आयन बोलते हैं। तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है आयन्स के बीच में, इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी होते हैं, जहाँ पे नॉन पोलर साइड चेन क्लस्टर अवे फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बनते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ऐसा जो पानी से दूर भागता है। तो ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो भी आप प्रोटीन्स में देख सकते हो। कहने का मतलब ये है, not making it more complex, all I have to make you understand is that जितने ज़्यादा अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा और फोल्डिंग्स बनेगी, और वो जो लंबा चेन ऑफ अमाइनो एसिड था वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंज होगा, और एक छोटे से स्पेस में वो अमाइनो एसिड खुद को बहुत एफिशिएंटली अरेंज कर पाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सो दिस इज द 3rd लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर bonds other than peptide and hydrogen bond are there present in the protein. These are called disulfide bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions. All these bonds, they come together to pack protein more efficiently, making it a 3D structure, right? So this is called the tertiary structure of protein. In a very simple way I can make you understand कि जितना ज़्यादा complex करना हो, जितना ज़्यादा फोल्डिंग करनी हो, उतने ज़्यादा बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो प्रोटीन और एफिशिएंटली पैक हो जाता है, राइट? सो फॉर दिस व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, व्हाट यू कैन कंसीडर इज कि मेरे पास पेपर है और मैं ये पूरा पेपर जो है इसको इस तरीके से बॉल में कन्वर्ट कर दूँ। अब है तो वही चीज़, ठीक है, वही बीटा शीट ही है,
लेकिन वो बीटा शीट को हमने और एफिशिएंटली पैक कर दिया। पर ये पैक कैसे रहेगा, जब इसमें बीच में यहाँ पे कहीं बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, अलग अलग जगह पे बॉन्डिंग होगी, तो ये इस तरीके से एफिशिएंटली पैक्ड रहेगा। सो फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अ क्रम्पल्ड बॉल। ठीक है, एक पेपर जिसको हमने पूरा क्रम्पल कर दिया है, ये क्रम्पल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके बीच में अलग अलग जगह पे देयर इज बॉन्डिंग। इट्स द सेम थिंग, it's the same beta sheet, but now this beta sheet has been packed more efficiently with the help of various types of bonding, right? So that is your tertiary structure. And the last is the quaternary structure of protein. This is the 4th degree of complexity in proteins. So what happens in this? Multiple protein units, they come together and form a functional complex. अब क्या होगा, ये जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, ये सब अलग अलग प्रोटीन एक दूसरे के साथ आके एक पूरा बड़ा फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ईच यूनिट इज इन इट्स टर्शियरी स्टेट। हर एक यूनिट अपने टर्शियरी स्टेट में होता है, ठीक है, एंड दे कम टुगेदर टू फॉर्म एन एक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये एक प्रोटीन, ऐसा दूसरा प्रोटीन, ऐसा तीसरा प्रोटीन, ऐसा चौथा प्रोटीन अपने टर्शियरी स्टेट में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, तो इस एक एक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा, 4 सब यूनिट्स में से 2 अल्फा हेलिक्स होते हैं और 2 बीटा शीट्स होते हैं, which are folded further to form tertiary 3D structure. So this that you see is your hemoglobin protein, जिसमें आप देखोगे कि ये 2 अल्फा हेलिक्स हैं, ये 2 जो ऊपर के यूनिट्स हैं वो बीटा शीट्स हैं, बट ये जो है ये अपने आप में टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर है और ये चौथा टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और ये 4 ऐसे टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनको एक पूरा फंक्शनल यूनिट बनाना है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एंड वी नो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक जो पूरा मल्टी फंक्शनल सब यूनिट बनता है, मल्टी प्रोटीन यूनिट बनता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन में यूटिलाइज होता है। तो दिस इज व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेट अस समराइज व्हाट वी लर्नड। We saw that primary structure is basically straight chain of amino acid which is in sequence, one after the another amino acid is arranged, and you have to remember what? You have to remember that how एक मोती की माला कैसे अरेंज्ड होती है, हर एक जो बीड्स है वो एक अमाइनो एसिड है। दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। सो देन कम्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में व्हाट डिड वी सी? In secondary structure, apart from peptide bond, there is also present another bond, second bond, which is called hydrogen bond. This hydrogen bond जो है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में और NH ग्रुप के H के बीच में ये बॉन्डिंग होती है। 2 टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देखे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स में स्पाइरल अरेंजमेंट हो जाता है, बीटा शीट्स में प्लीटेड अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्यों होता है? ताकि फोल्डिंग हो जाए और प्रोटीन और एफिशिएंटली पैक हो। फिर थर्ड टाइप ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि बॉन्डिंग्स और भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, राइट, जैसे आयोनिक बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड्स जो है वो सब मिलके एक और कॉम्पैक्टेड प्रोटीन बना देते हैं। चीज़ वही है बट उसको और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो कम स्पेस में एफिशिएंटली आ सके। एंड फिर फोर्थ हमने देखा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं एक फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने हीमोग्लोबिन का देखा।
जिसमें हमने देखा कि इनके पास 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा हेलिक्स है, 2 बीटा शीट्स है, ठीक है, और ये चारों अपने 3D टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं और ये टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ आ जाते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको कुछ भी और समझना हो, नहीं समझ आता, देन डू कॉन्टैक्ट मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.